Hi friends, welcome to English Study Point. In this video lecture, I am going to discuss with you about different types of criticisms existing in literature. So here I am telling you list. First one is aesthetic, second one is logical, third one is factual, fourth one is positive, fifth one is negative, sixth one is constructive, seventh one is destructive, eighth one is practical, ninth one is theoretical, 10th one is public and private, 11th one is moral, and 12th one is scientific, 13th is religious, 14th is scholarly, 15th one is critical, 16th one is radical and revolutionary, 17th one is conservative, then 18th one is liberal, 19th one is speculative, 20th is self criticism, and 21st type of criticism is foolish criticism, and 22nd type of criticism is professional. So these are different kinds of criticisms existing in literature. Now I am telling you about aesthetic criticism, logical criticism, factual criticism, positive criticism, as well as negative criticism in this video lecture. So this video lecture is part number 1. First of all, I am describing about aesthetic criticism. So aesthetic criticism is a part of aesthetics, and whenever an aesthetic critic tries to analyze any kind of work written by any writer, so what he does is that he tries to judge that particular work by judging beauty in that particular text. So here beauty stands for any kind of good idea which is presented in that text. So here beauty means any good idea adds beauty to a पर्टिकुलर आर्ट वर्क. सो यहाँ पर ब्यूटी का मतलब है कि एक अच्छा आइडिया जो कि राइटर द्वारा अपने वर्क में बताया गया, उसे क्या करेगा, एक एस्थेटिक क्रिटिक जज करने की कोशिश करेगा, यानी उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करेगा. एंड यहाँ पर अगलीनेस हेयर स्टैंड्स फॉर एनी काइंड ऑफ बैड आइडिया दैट इज़ कन्वेड बाय अ राइटर इन हिज टेक्स्ट. अगलीनेस यहाँ पर कोई भी बुरा आइडिया जो कि एक राइटर द्वारा अपने टेक्स्ट में बोला गया है, तो एक एस्थेटिक क्रिटिक उसे भी जज करेगा, यानी अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करेगा. एंड हेयर टेस्टफुलनेस मीन्स इफ़ सो एवर वाइल रीडिंग एनी वर्क बाय एनी राइटर, if an aesthetic critic is satisfied by reading a work written by any kind of author, so that means that particular work is serving or fulfilling taste of an aesthetic critique. So यहाँ पर टेस्टफुलनेस का मतलब है कि अगर एक राइटर द्वारा लिखा गया टेक्स्ट किसी भी एस्थेटिक क्रिटिक को पढ़ते समय अच्छा लगने लग गया, यानी उसमें बताए हुए आइडियाज़ उसे पसंद आने लगे एस्थेटिक क्रिटिक को, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट एक एस्थेटिक क्रिटिक के यानी टेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक एस्थेटिक क्रिटिक उस पर्टिकुलर वर्क को लाइक कर रहा है एंड उसके बारे में जानना चाहता है, और भी ज़्यादा जानना चाहता है, क्यूरियसिव है वो. देन टेस्टलेसनेस मीन्स, सो टेस्टलेसनेस का मतलब है कि अगर कोई भी राइटर यानी एक एस्थेटिक क्रिटिक किसी भी राइटर के वर्क को रीड कर रहा है, अगर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस वर्क में, सो दैट मीन्स वो उस वर्क को जज करेगा किस तरीके से कि वो वर्क बिल्कुल टेस्टलेस है, यानी उसे पढ़कर एक एस्थेटिक क्रिटिक का एक्सपीरियंस बिल्कुल टेस्टलेस रहा, यानी बर्बाद गया, उसे पसंद नहीं आया. देन स्टाइल, यस, एस्थेटिक क्रिटिक ट्राइज टू जज a work also by a style that is presented there in a text, and also he judges fashion of that particular text. यानी फैशन यहाँ पर मतलब है कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट कंटेम्प्रेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, उसे भी एस्थेटिक क्रिटिक जज करने की कोशिश करेगा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट किस फैशन में लिखा गया है. सो उस फैशन पर भी वो अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करेगा. सो इन स्पेयर्स में एस्थेटिक क्रिटिक एक राइटर के वर्क को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी उस पर अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करते हैं, एंड ऑल्सो उस आइडिया के अंदर बताए गए मीनिंग को भी वो जज करेगा. यानी हमेशा एक राइटर एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, तो वो आइडिया कुछ ना कुछ सिम्बॉलीफाई करता है, यानी कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है, उसका भी मीनिंग
मीनिंग होता है तो इसका मतलब है कि वो उसे भी जज करेगा, यानी उसके मीनिंग को भी जज करने की कोशिश करेगा एंड उसके स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की क्वालिटी को भी जज करेगा एंड ह्यूमन सेंटिमेंट के इश्यूज़ को भी जज करेगा, जो कि एक राइटर ने अपने वर्क के अंदर कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर ह्यूमन सेंटिमेंट का मतलब है अलग अलग तरीके के ह्यूमन सेंटिमेंट्स, जैसे कि फीलिंग्स हो गई, इमोशनल फीलिंग्स। सो इन सब सेंटिमेंट्स को भी वो एक वर्क के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करेगा। अगर एक क्रिटिक एस्थेटिक क्रिटिसिज्म की अप्रोच को फॉलो करके किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश करता है तब देन अफेक्ट, यानी जब भी वो किसी वर्क को एनालाइज कर रहा है तो अफेक्ट क्या प्रोड्यूस हुआ, यानी उस वर्क को रीड करने के बाद उसका टोटल, यानी एक एस्थेटिक क्रिटिक का टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो वो वर्क जब भी वो रीड करेगा तो उसके मन में उस वर्क को पढ़ने के बाद क्या क्या इमोशंस इवोक होंगे, यानी कि वो उस पूरे वर्क को पढ़ने के बाद प्लेजर फील कर रहा है या फिर उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो इन सभी पर वो अपने जजमेंट्स देगा, व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करेगा, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताएगा। सो ये एस्थेटिक क्रिटिसिज्म के अंदर आता है एंड ऑल्सो in this approach means aesthetic criticism approach, highest form of aesthetic criticism is architecture criticism, because architecture criticism combines art, science, technology to build a planning home environment, and this pleasing home and environment creates a living space which people inhabit टेम्परेरली और परमानेंटली। यानी एस्थेटिक क्रिटिसिज्म की हाईएस्ट अप्रोच क्या है, वो ये है कि एस्थेटिक क्रिटिसिज्म के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है आर्किटेक्चर क्रिटिसिज्म को। अब ये आर्किटेक्चर क्रिटिसिज्म क्या है कि आर्किटेक्चर क्रिटिसिज्म कंबाइन करता है आर्ट को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को। So after this combination of these trio means art, science as well as technology, they try to build a pleasing home environment. इसके थ्रू क्या पॉसिबल हो पा रहा है, एक प्लीजिंग होम एनवायरनमेंट को बिल्ड किया जा रहा है एंड अल्टीमेटली वो किस में रिजल्ट करता है, एक ऐसे लिविंग स्पेस को क्रिएट करता है जहाँ पर लोग अपने आप को यानी जहाँ पर लोग रह सकते हैं, यानी एक हैबिटेशन को क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। सो एक तरीके का क्रिएशन हो रहा है आर्किटेक्चर क्रिटिसिज्म के थ्रू, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके एक प्लीजिंग होम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है एंड अल्टीमेटली वो प्लीजिंग होम एनवायरनमेंट वो आगे एक और चीज़ को क्रिएट कर रहा है, यानी एक लिविंग स्पेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर लोग परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली इनहैबिट यानी रह सकते हैं, एक जगह बना सकते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। देन एस्थेटिक क्रिटिक देयर एम इज़ टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट, वाई समथिंग इज़ ब्यूटीफुल और अगली, यानी वो अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर मैंने पढ़ा है तो इसमें वो रीज़न बताते हैं कि ये वर्क, इस वर्क के अंदर कोई चीज़ ब्यूटीफुल है तो क्यों है और कोई चीज़ बुरी है तो क्यों है। हाउ मीनिंग ऑफ अ डिज़ाइन शुड बी इंटरप्रेटेड, यानी किसी भी वर्क को यानी एक राइटर क्रिएट करता है तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड एक वर्क को क्रिएट करता है एंड उसे डिज़ाइन बोला जाता है। सो वो उस डिज़ाइन का भी मीनिंग बताने की कोशिश करते हैं रीडर्स को, यानी जो भी उनके क्रिटिसिज्म को रीड कर रहा होता है। सो दैट टू बी ऑल्सो इंटरप्रेटेड बाय एस्थेटिक क्रिटिक्स एंड ऑल्सो दे टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्गर एज वेल एज वीकर साइड्स ऑफ अ कल्चरल और ऑब्जेक्ट, यानी एक वर्क के अंदर कल्चर को भी शामिल किया जाता है, यानी एक राइटर अपने कल्चर को एक्सपोज करने की कोशिश करता है एंड उसी कल्चर से रिलेटेड वो ऑब्जेक्ट्स को भी शोकेस करने की कोशिश करता है अपने वर्क के अंदर। सो इस पर भी एस्थेटिक क्रिटिक्स अपने व्यू पॉइंट्स देने की कोशिश करते हैं, उनकी स्ट्रॉन्गर और वीकर साइड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं एक वर्क के थ्रू। सो दे यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑल्सो on the basis of which they try to judge these things, and these criteria that I have already told you that they may include judging beauty, ugliness, tastefulness, tastelessness, style. So these are
a kind of criteria upon which these aesthetic critics try to analyze any kind of work, and also there is presence of subjective element in their criticism, because the subjective element tries to help them or tries to help aesthetic critic to express their preference as well as personal taste. यानी हम इनके वर्क में एस्थेटिक क्रिटिक्स के किसी भी वर्क में अगर देखेंगे तो सब्जेक्टिव एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये अपने पर्सनल ओपिनियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं। यानी एक वर्क अगर ये पढ़ लेंगे तो उस पर ये अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स देंगे कि इन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं लगी, इन्हें क्या किस चीज़ को देखकर लगा कि वाकई में ये बहुत अच्छा आइडिया है, और या फिर ये बताएंगे कि ये बहुत इस टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। सो दैट टू बी टोल्ड बाय एस्थेटिक क्रिटिक्स इन देयर वर्क्स। Now I am discussing about another kind of criticism, and this is logical criticism. So here a critique raises an objection about an idea, argument, action or situation and argues that it does not make rational sense. There is something wrong with it because it is illogical, it violates conventions of meanings in a टेक्स्ट। सो एक राइटर क्या करेगा, जब भी वो एक क्रिटिक अगर इस अप्रोच को फॉलो करके किसी राइटर के टेक्स्ट को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है तो वो ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करेगा, एंड वो ये कहेगा कि राइटर ने इस आइडिया, इस आर्ग्यूमेंट, एक्शन और सिचुएशन को ही क्यों चुना, ये बिल्कुल सही नहीं है उसके टेक्स्ट के लिए, किसी भी तरीके का रैशनल सेंस नहीं बन रहा है, एंड उसने गलत चीज़ों को अपने टेक्स्ट के अंदर बताने की कोशिश की है, एंड जो भी चीज़ों को वो डिस्क्राइब कर रहा है एक राइटर, तो वो ये सारे आइडियाज़ दरअसल उसके टेक्स्ट के अंदर जितने भी मीनिंग्स हैं उनके कन्वेंशन को वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं। तो राइटर को इस तरीके के आइडिया, आर्ग्यूमेंट, एक्शन या सिचुएशन को अपने टेक्स्ट के अंदर नहीं डालने की कोशिश करनी चाहिए थी। सो इस चीज़ को पर ऑब्जेक्शन उठाता है एक क्रिटिक अगर वो इस अप्रोच से एक वर्क को एनालाइज करता है तो। देन फैक्चुअल क्रिटिसिज्म इज़ नोन बाय सम अदर नेम एंड दैट नेम इज़ empirical criticism. So in this factual criticism, a critique tries to raise objection. Again he tries to raise an objection about an idea, argument, action or situation on the ground that there is something wrong with the evidence of द नोन एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू इट। यानी इसके अकॉर्डिंग, फैक्चुअल क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग एक राइटर क्या करता है, अगर सबसे पहले एक क्रिटिक क्या करता है, वो किसी भी राइटर के वर्क को एनालाइज करेगा, एंड जब वो उसे एनालाइज करेगा तो राइटर अपने वर्क के अंदर टेक्सुअल एविडेंसेस देने की कोशिश करता है अपने आइडिया से रिलेट करते हुए। जो अगर वो राइटर टेक्सुअल एविडेंसेस दे रहा है अपने आइडियाज़ को बता के, तो वो क्रिटिक क्या करेगा, उस पर ऑब्जेक्शन उठाएगा, एंड वो बोलेगा कि कहीं ना कहीं इन एविडेंस को राइटर ने गलत दिया है, ये गलत एविडेंसेस उसने बताने की कोशिश की है, तो इन गलत एविडेंसेस पर वो आवाज़ उठाएगा, एंड वो अपने व्यू पॉइंट्स इस्टेब्लिश करेगा कि राइटर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत एविडेंस दिए हैं अपने आइडियाज़ को प्रूव करने के लिए। सो ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द एविडेंस ऑफ द नोन एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू इट। एंड ऑल्सो वी सी दैट लॉजिकल एंड फैक्चुअल क्रिटिसिज्म both are considered as an important types of criticism because they try to ensure consistency, authenticity and predictability of behavior of any kind. Without these, one cannot make sense of appropriate things, and also if these things means logical as well as factual criticism are not present in literature, then it would result in disorientation as well as creates confusion in our text। यानी कि फैक्चुअल क्रिटिसिज्म और लॉजिकल क्रिटिसिज्म इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक क्रिटिक किसी न किसी चीज़ को पर आवाज़ उठा रहा है, ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं एक रीडर को मतलब कन्फ्रंट करवाने की कोशिश कर रहा है, कंसिस्टेंसी से ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो इस चीज़ को नोटिस यानी रीडर्स के नोटिस में लेकर आ रहा है कि इस चीज़ का होना बिल्कुल सही नहीं था। यानी एक आइडिया का,
एक टेक्स्ट के अंदर, राइटर के एक टेक्स्ट के अंदर होना ज़रूरी नहीं था। इस चीज़ में एक राइटर ने इस आइडिया को बताकर बहुत बड़ी गलती की है। तो इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, यानी रीडर ये जान पाएंगे कि राइटर की गलती कहाँ हुई है एक वर्क को लिखते समय। एंड वो ऑथेंटिक सोर्सेज हमें प्रोवाइड करेगा कि ऐसा ना होकर ऐसा होना चाहिए था। एंड साथ ही साथ वो बिहेवियर की प्रिडिक्टेबिलिटी भी बताते हैं कि जब भी अगर राइटर ने इस तरीके की बात बोली भी होगी, भले ही वो उसने गलत भी बोली हो, तो वो उसका बिहेवियर भी प्रिडिक्ट करके बताता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसे सरगमस्टेंस में रहा होगा जिसकी वजह से वो ऐसे गलत गलत आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स जो कि बिल्कुल भी एक टेक्स्ट के अंदर अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी उसने डालने की कोशिश की है। तो वो इन सब पर भी अपने व्यू पॉइंट्स देगा। तो ये फैक्चुअल और लॉजिकल क्रिटिसिज्म एक तरीके की कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और एक राइटर के बिहेवियर की प्रिडिक्टेबिलिटी को भी बताने की कोशिश करते हैं। Now I am describing about positive criticism. So here a critic tries to pay attention to a good or positive aspect of something which is there in a text. So here he tries to bring positivity even if a text is full of negativity. So in spite of all this, he tries to bring positive aspects, or he tries to extract positive aspects from that text even if that text is full of negativity. So here he pays attention to what is being ignored, disregarded or overlooked in a text. यानी कि एक क्रिटिक किसी भी राइटर के वर्क को जो कि फुल ऑफ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो अगर वो उस वर्क को भी पढ़ रहा है तो उस वर्क को पढ़ने के बाद वो उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को बताने की कोशिश करेगा रीडर्स को जिन्हें उस टेक्स्ट में से इग्नोर किया गया है, या फिर उन इश्यूज़ को बताने की कोशिश करेगा जिसे डिसरिगार्ड किया जा रहा है। तो उस टेक्स्ट को अगर वो पूरा नेगेटिव भी है, उसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता के उसे पॉजिटिविटी से भर देगा। देन दीज क्रिटिक्स हाईलाइट द पॉजिटिव साइड इन अ टेक्स्ट। येस, ये पॉजिटिव साइड को हाईलाइट करते हैं एक टेक्स्ट के अंदर, कि अगर टेक्स्ट कितना भी नेगेटिविटी से भरा हुआ हो, यानी बाकी सारे क्रिटिक्स बुरा भला उस टेक्स्ट के बारे में कह रहे हो, बट ऐसी स्किल एक पॉजिटिव क्रिटिक के अंदर होती है कि उसमें से, उस नेगेटिव टेक्स्ट में से भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेना। देन अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन और सेल्फ डिफेंस। सो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल मोर अबाउट इट। सो व्हेन अ टेक्स्ट इज सराउंडेड बाई सो मच नेगेटिविटी, दीज क्रिटिक्स हाईलाइट पॉजिटिव साइड इन अ text. So such skill these positive critics acquire, and also through this skill they are able to impress readers. So bringing positive aspects from negative text is also a skill which is there in the positive critiques, presented in the positive critiques. And yes, एक पॉजिटिव क्रिटिक अपने आप को सेल्फ जस्टिफाई करेगा, यानी उसका बहुत सारे चीज़ों पर नेगेटिव होकर भी उन नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिविटी में बदल देना। सो उस पर वो अपना जस्टिफाई करेगा कि उसने ऐसा किस तरीके से करा, इन सब की जस्टिफिकेशन देगा, एविडेंसेस प्रूव करेगा, एंड अपने आप को मतलब डिफेंड करने की कोशिश करेगा। डिफेंड का यहाँ पर है बचाने की कोशिश करेगा, यानी लोग जितने भी हैं वो उस टेक्स्ट के बारे में कितना ही बुरा भला कह रहे हों, बल्कि वो अपने आप को बचाएगा। एक नेगेटिव टेक्स्ट को फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरने के बाद वो अपने आप को भी डिफेंड करेगा और साथ ही साथ उस टेक्स्ट को भी डिफेंड करने की कोशिश करेगा जो कि पूरा का पूरा नेगेटिविटी से भरा हो। देन दिस क्रिटिसिज्म इज़ यूज इन अ सेंस दैट क्रिटिसिज्म इज़ वेल इंटेंशन। यानी इस क्रिटिसिज्म का एम क्या होता है, अगर एक क्रिटिक, पॉजिटिव क्रिटिक अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को की अप्रोच को फॉलो करके किसी टेक्स्ट को एनालाइज करता है, तो उससे उसका क्या रिज़ल्ट आता है कि बहुत वेल इंटेंशन होता है। यानी ऐसे क्रिटिसिज्म का वेल इंटेंशन, एक अच्छा इंटेंशन होता है, क्योंकि इसके थ्रू एक पर्पस को जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव होता है उसको भी सर्व किया जा सकता है। सो दिस क्रिटिसिज्म इंटेंड्स टू सर्व अ पर्पस दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव। यानी नेगेटिविटी को
यानी बिल्कुल ही लोग क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं। अगर एक टेक्स्ट के अंदर पॉजिटिविटी ला दी जाएगी तो उसको फिर से लोग एक नई लाइट के साथ देखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट के अंदर कंस्ट्रक्टिविटी बढ़ी रहेगी। यानी उस टेक्स्ट को के बारे में लोग बैड ओपिनियंस देने वाले होंगे तो वो बिल्कुल पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, उसके अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर अच्छाइयाँ देखने लगेंगे। तो इस वे से ये टेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव बन जाएगा और द टारगेटेड पर्सन वुड अप्रूव ऑफ। एंड ऐसी व्यू पॉइंट्स अगर देगा एक क्रिटिक, पॉजिटिव क्रिटिक उस टेक्स्ट के प्रति अगर अपने अच्छे व्यू पॉइंट्स देगा और उस टेक्स्ट को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, तो जितने भी टारगेटेड पर्सन हैं वो यानी एक पॉजिटिव क्रिटिक की बातों को अप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अगर वो अच्छे व्यू पॉइंट्स उस टेक्स्ट के प्रति देता है तो। And if we see in negative criticism, so a critic tries to analyze text by voicing his objection to something which is present in a text and that may be considered as inappropriate. So he tries to prove that inappropriate thing which is presented there in a text by proving that thing as wrong, false, mistaken, and which is something nonsensical or gibberish. And also this inappropriate thing, according to him, considered as totally objectionable or disruptible. So this view he expresses over seeing a text which is which in his own eyes is not appropriate. So अगर इस अप्रोच को अगर फॉलो करता है एक क्रिटिक, तो वो उस टेक्स्ट के अंदर जितनी भी इनएप्रोप्रिएट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, उन पर ऑब्जेक्शन उठाएगा, उन्हें रॉन्ग, फॉल्स, मिस्टेकन या फिर नॉन सेंसिकल, ऑब्जेक्शनेबल या फिर डिसरप्टेबल प्रूव करने की कोशिश करेगा। एंड ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म क्या सजेस्ट करता है, यानी किसी चीज़ के बारे में डिसएग्री करना, यानी कोई चीज़ ऐसी राइटर द्वारा लिखी गई हो उस पर डिसएग्री हो जाना, यानी कम्प्लीटली एग्री ना होना। सो इट सजेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, यानी एक टेक्स्ट के अंदर इस चीज़ का नहीं होना ठीक था। एंड देन इट एम्फेसाइजेस डाउन साइड ऑफ समथिंग। सो यहाँ पर डाउन साइड क्या होता है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म एक वर्क के अंदर लोअर साइड्स को एक्सपोज करने की कोशिश करता है एंड उन्हें बताकर ये जस्टिफाई करता है कि इन चीज़ों का एक वर्क के अंदर होना ज़रूरी नहीं था, ये चीज़ें शायद नहीं होती तो शायद टेक्स्ट बहुत अच्छा होता। देन इट इंटरप्रेटेड एज एन अटैक अगेंस्ट अ पर्सन। सो ये क्या है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को किस तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हम एक क्रिटिक किसी राइटर के वर्क को अटैक कर रहा है। सो दिस मीन्स नेगेटिव क्रिटिसिज्म मीन्स आर क्रिटिक इज ट्राइंग टू अटैक any idea which is presented by a writer in his work. So they may not have intention but it can be interpreted that way, means that these critics do not have an intention to attack them but they analyze their works accordingly. So it automatically this work can be interpreted, means their analysis can be interpreted where they are trying to prove everything by not completely agreeing with what writer is saying in that particular text.